नमस्कार सभी को। आज हम लोग वर्ग दसम के पाठ प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के आंतरिक अभ्यास प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं मेरे हाथ में। तो सबसे पहले शायद पेज नंबर पृष्ठ संख्या 185 यानी कि पेज नंबर 185, उसमें पहला जो प्रश्न है वो है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। पहला प्रश्न है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। बच्चे कॉपी निकाल लेंगे, कॉपी कलम लेके बैठेंगे और नोट डाउन करेंगे। परिभाषा को लिखिए। तो अवतल दर्पण की मुख्य परिभाषा देखिए। सबसे पहले अवतल दर्पण को आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारा अवतल दर्पण है। ये देखिए जितनी भी किरणें यहाँ पे आ रही हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आ रही हैं वो एक जगह पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं। यही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। इस चित्र को भी बना लेंगे अपने कॉपी में और उसके बाद लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पे देखिए किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करती है। यहाँ पे देखिए ये आपतित किरणें हैं, मुख्य अक्ष ये है, इसके समानांतर है और परावर्तन के बाद कहाँ एक बिंदु F है वहां पे प्रतिच्छेदित कर रही है। पूर्ण विराम देंगे, उसके बाद लिखेंगे इसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। पहला प्रश्न ये था। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न जो हमारा है वो है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हम लोग फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। फोकस दूरी यानी कि F बराबर R/2, यानी कि जब हम लोग इसको उत्तर में लिखने जाइएगा तो सबसे पहले लिखिएगा वक्रता त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि वक्रता त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर। उसके बाद पूरे फॉर्मूला को लिखेगा। फॉर्मूला क्या था हमारा? फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। उसको जब हम लोग लिख लेंगे उसके बाद फिर हम लोग ऐसे लिख देंगे वक्रता त्रिज्या हमारा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है बटा 2 हो जाएगा, तो बराबर हमारा आ जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर। उसके बाद एक लाइन और इसमें अगर जरूर लिखेंगे, लिखेगा अतः दिए गए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो सीधा प्रतिबिंब, अगर सिर्फ सीधे प्रतिबिंब की बात करें तो सीधा प्रतिबिंब जो हमारा है वो उत्तल दर्पण भी बनाता है। पर जब हम लोग बिंब का निर्माण वाला सारा सारणी देखेंगे तो पता चलेगा कि उत्तल दर्पण जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है वो आवर्धित नहीं होता है। यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में जो पूछा गया है वो सीधा एवं आवर्धित है। तो हम लोग अवतल दर्पण का एक केस देखिए। अवतल दर्पण का एक केस है। जब हमारा बिंब जो है वो कहाँ पे है? वो P और F के बीच में है। उसका केस आप लोग ध्यान से देखिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा। तो उत्तर को आप लोग लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे अवतल दर्पण, उसके बाद कॉमा देके लिखेंगे जब अवतल दर्पण के ध्रुव यानी कि बिंदु P तथा मुख्य फोकस यानी कि बिंदु F के बीच बिंब को रखते हैं तो यह सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। इस पूरे केस को आप लोग भी देख लेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है चौथा नंबर प्रश्न। वो है हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? पश्च दृश्य दर्पण यानी कि ये पीछे देखने के लिए जो विंग साइड में यानी दोनों साइड जो दर्पण लगाए जाते हैं उसे कहते हैं। क्यों वरीयता देते हैं? हम लोग पढ़े थे कि उत्तल दर्पण को हम लोग वरीयता देते हैं। तो क्यों देते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उत्तर लिखिए। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए ये इसका प्रतिबिंब जो है वो सीधा होता है। अगर उल्टा प्रतिबिंब होगा तो हम लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। तो इसको लिखिए उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। पूर्ण विराम। उत्तल दर्पणों का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। पूर्ण विराम। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं।
अब हम लोग फिर अगले पृष्ठ संख्या यानी कि पृष्ठ संख्या 100 देखिए, इसमें पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो ये सेम वही जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, इसी से इसको भी हल करना है। तो इसमें भी यही लिखिएगा कि वक्रता त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर, फिर लिखिएगा फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, और फिर से जो है सो इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो फोकस दूरी बराबर आ जाएगा कितना, 32 बटा 2, यानी कि लिखिएगा अतः इस उत्तल दर्पण के फोकस की दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। ये मिरर फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे उस पे बेस्ड है, और मैग्निफिकेशन जो पढ़े थे यानी कि आवर्धन जो पढ़े थे उस पे बेस्ड है। मेनली आवर्धन का ही फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे इसको बनाने के लिए। तो इसको सबसे पहले देखिएगा आप लोग, इसमें हमारा जो प्रतिबिंब का आकार दिया, प्रतिबिंब की जो प्रकृति दी हुई है वो आवर्धित है तथा वास्तविक है। तो अब देखिए हमारा जो सबसे पहले मैग्निफिकेशन है यानी कि आवर्धन जो है वो m, जिसको हम लोग लिखते हैं m बराबर, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे m बराबर -3। -3 क्यों लिखेंगे ये आप लोग सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इसमें इस सवाल में और ज्यादा कुछ दम नहीं है। -3 हम लोग इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी जो प्रकृति है वो वास्तविक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर आगे पढ़े थे m बराबर h डैश बाई h इज इक्वल टू -v बाई u, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसी को हम लोग लगाएंगे, या m हमारा यहाँ पे फिर दिया हुआ है, कितना m दिया हुआ है, m दिया हुआ -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v बाई u हमारा कितना दिया हुआ है, -10। ठीक है, ये हमारा फिर आ जाएगा इसको फिर लिख देंगे कि अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। सामने क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ v आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। अब आगे पृष्ठ संख्या शायद 194 है, 194 में जो सवाल है इसका जो पहला सवाल है वो देखिए, पहला सवाल है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। ये आप लोग पढ़े थे, ये मान लीजिए एक माध्यम है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल डाले हुए हैं, ये इसका ओरिजिनल पथ होता। ठीक है, ये पढ़े थे हम लोग। तो इसका कारण पूछ रहा है कि क्यों होता है, तो सबसे पहले उत्तर में लिखिएगा प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी। अविलंब ये हमारा है mn मान लेते हैं इसको, इसकी ओर हम लोग देख रहे हैं चित्र में भी, ये अविलंब अगर है तो इसकी ओर प्रकाश की किरण झुक गई है। ये हम लोग पढ़े थे, नियम क्या बोलता था कि जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी। तो उत्तर लिखिए प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी, कॉमा, क्योंकि प्रकाश की किरण वायु जो कि एक विरल माध्यम है से जल जो कि वायु की तुलना में एक सघन माध्यम है में प्रवेश करता है, ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी, पूर्ण विराम। दूसरा प्रश्न है वो देखिए, दूसरा प्रश्न कहता है क्या, दूसरा प्रश्न है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक दिया हुआ 1.50 की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सबसे पहले उत्तर में आप लोग लिखिए इसको, कांच की प्लेट की अपवर्तनांक लिखिएगा यानी कि N21 जो दिया हुआ है, कांच के प्लेट की अपवर्तनांक जो है उसको लिखिएगा, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 1.50। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, वो भी लिखिएगा। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल
V1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ पर मीटर सेकेंड। अब निकालना क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ये नहीं दिया हुआ, ये निकालना है। अब हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक क्या होता है, ये पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको डिटेल्स में लिखेंगे। अपवर्तनांक n21 इज इक्वल टू प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। उसके बाद या लिखेंगे, या n21 इज इक्वल टू V1 बटा V2। ठीक है, अब फॉर्मूला को आगे जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले यहां पे देखिए V1 हमारा दिया हुआ है, कितना है, ठीक है, V2 हम लोग को नहीं पता है, और ये क्या दिया हुआ है, अब V2 क्या हो जाएगा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा ये हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं। तो उसके बाद ये पूरा आ जाएगा, जब हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो 30 हो जाएगा ऊपर में, और यहां पे हो जाएगा 15, 15 दूना 30 सीधे कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप लिख लीजिएगा कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल जो है वो होगी 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा जो प्रश्न है वो देखिए। तीसरा प्रश्न कहता है सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब पाठ पढ़ाया था उस समय बताया था मैंने कि घनत्व और प्रकाशिक घनत्व दोनों अलग अलग चीज है। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में ऐसा भी हो सकता है कि किसी माध्यम का घनत्व अधिक हो किसी दूसरे माध्यम की तुलना में, पर उसका प्रकाशिक घनत्व उस माध्यम की तुलना में कम हो। इसलिए इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। तो सारणी 10.3 को देख के इसका उत्तर देना है। तो इसमें उत्तर लिखिए, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम जो सारणी 10.3 में दिख रहे हैं वो हीरा है, जिसका अपवर्तनांक 2.42 है, और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम जो सारणी 10.3 में दिख रहे हैं वो वायु हैं, जिसका अपवर्तनांक 1.0003 है। इसका चौथा जो प्रश्न है वो लिखिए, आपको किरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, सारणी 10.3 के आंकड़ों का प्रयोग कीजिए। तो देखिए 3 माध्यम दिया हुआ है यहाँ, एक किरोसिन है, एक तारपीन है और तीसरा जल है। ठीक है, तो अब तीनों का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तीनों का प्रकाशिक घनत्व देखेंगे। तो 10.3 से जब तीनों का प्रकाशिक घनत्व जब देखते हैं और अपवर्तनांक दिया हुआ वहां पे, तो सबसे पहले किरोसिन का अपवर्तनांक देखिए 1.44 है। उसके बाद तारपीन का देखिए तो वो है 1.47। तीसरा जो है सो जल यानी कि वाटर का है वो है 1.33। ये डाटा हमारे सामने है। अब हम लोग अपवर्तनांक से क्या पढ़े थे, जिसका ये अपवर्तनांक ज्यादा है वो क्या है, लेजर यानी कि सघन माध्यम है या विरल माध्यम है। ये देखिए ये सारणी, इसी से हमारा आंसर छुपा हुआ है इसी में। तो इसको आप लोग लिखिए, इसमें जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, देख रहे हैं इसका अपवर्तनांक सबसे कम है, और तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल सबसे कम है क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद क्योंकि जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। इसको लिखेंगे आप लोग। उसके बाद इसका इस पेज का 5वां और अंतिम प्रश्न है, वो है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। तो यहां पूछा गया कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। जब हम लोग 10.3 सारणी को देखेंगे तो हीरा सबसे ऊपर है, तो पूछा गया इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो इसको आप लोग लिखिए, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि हीरे का प्रकाशिक घनत्व अधिक है, जिससे यह एक कठोर पदार्थ है और इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम हो।
फिर जब इसको हम लोग कट कर देंगे तो लेंस क्षमता जो है हमारा वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 4 डायप्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन जो इसका है वो है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ फोकस दूरी दी हुई है क्या, वो है 2 मीटर, और लेंस किस तरह का है, वो है अवतल। तो यहाँ सिर्फ एक चीज ध्यान रखेंगे, बाकी इजिली सॉल्व हो जाएगा। वो है जब आप फोकस दूरी इसको जब लिखेंगे f को, तो चूंकि लेंस अवतल है तो इसको आपको लिखना है -2 मीटर। और लेंस क्षमता के बारे में जब आप लोग लिखेंगे तो लेंस क्षमता लिखेंगे यहाँ पे, और लेंस क्षमता क्या होती है, वो है 1/f। ठीक है, तो 1/f करेंगे यानी कि हो जाएगा 1/-2, ये हो जाएगा 1/-2, यानी कि ये हो जाएगा -0.5 डायप्टर, इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आज सारे आंतरिक प्रश्न जो थे वो हम लोग हल कर लिए। अगले वीडियो में अभ्यास का जो पूरा प्रश्न है वो हम लोग हल कर लेंगे। धन्यवाद।